नमस्कार दोस्तों, मैं जयदीप द्विवेदी, लिथियम जीएस वर्ड में आपका स्वागत है। सरकार के प्रकार, सरकार के विभिन्न प्रकार होते हैं, जैसे कि एकात्मक सरकार, उसके बाद संघात्मक सरकार, परिसंघात्मक सरकार, इसके अलावा संघात्मक में ही दो भाग हो जाते हैं, जिसे हम अर्ध संघात्मक तथा बहुसंघात्मक। अर्धसंघात्मक तथा बहुसंघात्मक, ये तमाम प्रकार के सरकार के प्रकार होते हैं। सरकार के प्रकार मुख्यतः इन शब्दों को आप लोग सुनते होंगे, पढ़ा भी होगा। यहां पर जो सबसे प्रमुख सवाल है वो यह है कि क्या आप इन शब्दों को समझते भी हैं? इनमें जो अंतर है कि एकात्मक में संघात्मक, परिसंघात्मक, अर्धसंघात्मक या फिर बहुसंघात्मक, इन शब्दों में जो पर्याप्त अंतर है, क्या उन शब्दों को आप लोग समझ पाते हैं? पढ़ा तो है आप लोगों ने, लेकिन क्या इन शब्दों को आप समझ भी पाते हैं? एडवांस पॉलिटी की सीरीज में आज हम इन्हीं शब्दों को समझने का, इन सरकार के प्रकारों को समझने का प्रयास करेंगे। जब राज्य की संकल्पना प्रस्तुत की गई, जब व्यक्तियों के द्वारा राज्य की स्थापना हुई, तो राज्य संप्रभु थे। इस संप्रभु राज्य ने राज्य को संचालित करने के लिए, राज्य की व्यवस्था को संचालित करने के लिए एक सरकार की स्थापना की, एक सरकार की स्थापना की गई। अर्थात जब शासन की संपूर्ण शक्तियां किसी एक व्यक्ति या एक संस्था में निहित कर दी जाती हैं, उस प्रकार की सरकार को हम एकात्मक सरकार कहते हैं। समझ पा रहे हैं आप लोग इसे? धीरे धीरे इसको समझने का हम लोग प्रयास करेंगे, उसके बाद इसी को हम लोग थोड़ा व्यवस्थित तरीके से समझेंगे। फिलहाल एक एक करके हम लोग इसके जो बेसिक है उसको समझने का प्रयास करते हैं कि जब व्यक्तियों के द्वारा राज्य की संकल्पना की गई या राज्य की स्थापना की गई, तो उस संप्रभु राज्य के द्वारा एक राज्य को संचालित करने के लिए एक सरकार की स्थापना की जाती है। इस प्रकार की सरकार को हम लोग एकात्मक सरकार कहते हैं। तथा जब वही राज्य बड़े होने लग गए, तो जब राज्य बड़े होने लग गए तो संप्रभु राज्य ने, अब चूंकि जब बड़ा राज्य हो जाएगा तो बड़ा राज्य जो होगा वो अपनी व्यवस्था को बहुत बेहतर तरीके से संचालित नहीं कर पाएगा। अर्थात एक ही राज्य, जैसे यहां पर हमने क्या देखा कि राज्य होगा, एक राज्य अपने को संचालित करने के लिए एक केंद्र की स्थापना कर देगा, अर्थात ये राज्य है और ये केंद्र है। तो राज्यों के द्वारा एक केंद्र की स्थापना कर दी जाती है और एक ही केंद्र होता है, और ये संप्रभु जो राज्य हैं, ये इनके द्वारा एक केंद्र की स्थापना राज्य को संचालित करने के लिए कर दी जाती है। यहां पर केंद्र जो होता है सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है, अर्थात राज्य की संपूर्ण शक्ति जो होती है वो केंद्र में निहित हो जाती है। यही राज्य जब बड़े हो जाते हैं तो इन राज्यों को, इस संपूर्ण राज्य को संचालित करने के लिए शक्तियों का बंटवारा कर दिया जाता है। शक्तियों का बंटवारा कर दिया जाता है। तो यहां पर जो होगा, अर्थात उस प्रकार की व्यवस्था जो होगी उसे हम लोग संघात्मक व्यवस्था कहेंगे। अर्थात यहां पर क्या होगा कि जो एक राज्य होगा, इसके अंदर तमाम प्रकार के छोटे छोटे राज्य होंगे, और ये चूंकि काफी बड़ा है, और इन सभी राज्यों के द्वारा एक केंद्र की स्थापना यहां पर कर दी जाएगी। एक और
यहां पर शक्तियों का बंटवारा कर दिया जाएगा, अर्थात कुछ शक्तियां राज्यों को दे दिया जाएगा तथा कुछ शक्तियां ये राज्य होंगे और ये केंद्र होगा। तो जब राज्य बड़े होने लगते हैं तो यहां पर उस संप्रभु राज्य के द्वारा शक्तियों को केंद्र तथा राज्यों में वितरित कर दिया जाता है। इसे आप आसान तरीके से समझ सकते हैं कि अगर एक पिता है और उस पिता का अगर एक ही पुत्र है, एक पिता है और उसका अगर एक ही पुत्र है, तो वहां पर शक्तियों का जो पिता का है वो फिर बाद में पुत्र का हो जाएगा, उसमें बंटवारे की कोई बात ही नहीं होती है। लेकिन अगर एक पिता के कई पुत्र हैं, अगर एक पिता के कई पुत्र हैं तो पिता की जो संपत्ति, उसकी जो शक्ति है, उसको तमाम पुत्रों में विभाजित करना होता है। तो इस तरीके से व्यवस्था जो बनाई जाती है, यानी कि यहाँ पर क्या होगा कि एक राज्य जो होगा इसके पास भी कुछ शक्तियां होंगी तथा कुछ शक्तियां केंद्र के पास स्थापित कर दी जाती हैं। तो और यहाँ पर शक्तियों का बराबर बराबर बंटवारा कर दिया जाता है। जिस तरीके से मैंने बताया कि एक पिता के अगर 2 पुत्र हैं तो शक्तियों का बंटवारा जो होगा वो बराबर बराबर होगा। तो यहाँ पर राज्य के पास और केंद्र के पास, दोनों के पास बराबर बराबर शक्तियां स्थापित कर दी जाती हैं। इस प्रकार की, अर्थात कुछ शक्तियां केंद्र के पास होंगी तथा कुछ शक्तियां राज्य के पास होंगी। इस प्रकार की व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? संघात्मक व्यवस्था कहते हैं। परिसंघात्मक सरकार की अगर हम बात करें तो यहाँ पे राज्यों के द्वारा एक केंद्र की स्थापना की जाती है। विभिन्न प्रकार के राज्यों के द्वारा एक केंद्र की स्थापना कर दी जाएगी और ये जो केंद्र होंगे, ये केंद्र जो बनेगा, इसके पास कुछ शक्तियां होंगी और राज्यों के पास अपनी कुछ शक्तियां होंगी, लेकिन राज्य जो होगा वो अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखेगा। एकात्मक सरकार के ठीक विपरीत व्यवस्था जो होती है वो परिसंघात्मक व्यवस्था होती है। एकात्मक व्यवस्था के ठीक विपरीत व्यवस्था जो होगी वो परिसंघात्मक व्यवस्था कहलाएगी और दोनों के बीच की जो कड़ी होती है वो संघात्मक व्यवस्था होती है। जैसे कि आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, एकात्मक व्यवस्था में क्या हुआ कि एक राज्य अपने आप को संचालित करने के लिए केंद्रीय सरकार की स्थापना करता है और केंद्रीय सरकार संप्रभु हो जाता है और इस केंद्र सरकार के द्वारा राज्यों का संचालन किया जाता है। यहाँ पर केंद्र जो होगा वो पावरफुल होगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाता है परिसंघात्मक में राज्य जो होते हैं वो एक केंद्र की स्थापना करते हैं और राज्य अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखते हैं। राज्य अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखते हैं, अर्थात कुछ शक्तियां जो होती हैं वो राज्य केंद्र सरकार को यहाँ पर दे दी जाती हैं। यहाँ पर राज्यों को एक समझौते के माध्यम से, राज्यों के द्वारा एक समझौता किया जाता है और उस समझौते के माध्यम से एक केंद्र सरकार की स्थापना यहाँ पर की जाती है और ये केंद्र सरकार उस राज्यों की सरकारों के अधीन होकर के काम करती है। यहाँ पर राज्य जो होते हैं वो स्वतंत्र अस्तित्व रखते हैं और केंद्र जो होता है राज्यों के अधीन होता है। इस प्रकार की व्यवस्था को हम लोग परिसंघात्मक व्यवस्था के अंतर्गत रखते हैं। यहाँ पर हम संघात्मक व्यवस्था की बात करें तो संघात्मक व्यवस्था में आगे चल करके 2 प्रकार की व्यवस्था यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं। यहाँ जो देश होगा उसमें विभिन्न प्रकार के राज्य होंगे और वे सारे राज्य जो होंगे वो केंद्र सरकार के नियंत्रण में होंगे। यहाँ पर हमने क्या कहा, संघात्मक व्यवस्था जो होता है यहाँ पर राज्य और केंद्र दोनों को बराबर शक्तियां दी जाती हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाता है, अर्ध संघात्मक व्यवस्था में क्या हो जाएगा कि यहाँ पर इसमें एकात्मकता की जो भावना है, एकात्मकता की जो विशेषता है, जो एकात्मकता का गुण है वो इसमें पाया जाता है। अर्थात इसमें संघ की भी व्यवस्था होगी, अर्थात इसमें राज्यों का अस्तित्व होगा, उनके पास कुछ शक्तियां होंगी, लेकिन केंद्र के पास भी कुछ शक्तियां होंगी और केंद्र के पास अधिक शक्तियां होंगी और राज्य जो होगा इससे विषम परिस्थिति में, अर्थात देश में अगर कुछ ऐसी स्थिति आ जाती है तो उस स्थिति को संभालने के लिए देश में एकात्मक व्यवस्था यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अर्धसंघात्मक की अगर हम बात करें तो इसमें संघात्मक और इस व्यवस्था में संघात्मक व्यवस्था और प्लस एकात्मक व्यवस्था दोनों के गुण पाए जाते हैं। एकात्मक व्यवस्था दोनों के गुण यहाँ पर पाए जाते हैं। इस प्रकार की जो व्यवस्था होती है उसे हम लोग अर्ध संघात्मक व्यवस्था के तौर पर देखते हैं। इसके अलावा अगर हम बहुसंघात्मक की बात करें तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है कि कुछ शक्तियां राज्य के पास हैं और कुछ शक्तियां केंद्र के पास हैं, ठीक है। और विषम परिस्थिति अगर आती है तो उसमें केंद्र जो होता है अधिक शक्तिशाली हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो शक्ति के स्रोत का जो स्तर बन रहा है, जो शक्ति के स्रोत का स्तर बन रहा है वो 2 बन रहा है, यानी कि राज्य के पास कुछ शक्तियां हैं और केंद्र सरकार के पास कुछ शक्तियां हैं। लेकिन अगर हम बहुसंघात्मक व्यवस्था की बात करें तो बहुसंघात्मक व्यवस्था में जो व्यवस्था बनती है, एक देश होता है और देश के में तमाम प्रकार के
राज्य होते हैं और इन राज्यों के द्वारा एक केंद्र की स्थापना की जाती है और ये केंद्र जो होगा वो ज़्यादा पावरफुल होगा, केंद्र ज़्यादा शक्तिशाली होगा। लेकिन इसमें एक लेयर और बनती है जो कि स्थानीय सरकारें होती हैं, जो कि राज्य के अंदर होती हैं। कुछ स्थानीय सरकारें यहाँ पर और बना दी जाती हैं और ये स्थानीय सरकारें अर्थात यहाँ पर 3 प्रकार की सरकारें बनेंगी। एक तो होगा कुछ शक्तियाँ जो होंगी वो केंद्र के पास होंगी, कुछ शक्तियाँ राज्य के पास होंगी और कुछ शक्तियाँ यहाँ पर स्थानीय सरकार के पास होगी। अर्थात यहाँ पर 3 प्रकार की स्तर हो जाते हैं, शक्ति के 3 प्रकार के स्रोत हो जाते हैं। कुछ शक्तियाँ राज्य के पास होंगी, कुछ शक्तियाँ केंद्र के पास होंगी और कुछ स्थानीय सरकारें होंगी। और तीनों प्रकार की जो सरकार के स्तर बनते हैं, तीनों प्रकार की शक्तियों के जो स्रोत बनते हैं, ये तीनों अपनी शक्ति जो है वो संविधान से ही प्राप्त करते हैं, संविधान से ही प्राप्त करते हैं। अगर हम भारत की व्यवस्था की बात करें तो भारत में हम देखते हैं कि एक राज्य सरकार होती है, एक केंद्र सरकार होती है और विषम परिस्थिति अगर आती है तो केंद्र सरकार राज्य सरकार पर नियंत्रण स्थापित कर लेती है। लेकिन इसके अलावा भारत में जो 73वां 74वां संविधान संशोधन उसके लिए स्थानीय निकायों की स्थापना की गई, स्थानीय सरकारों की स्थापना की गई। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था होती है अर्थात यहाँ पे शक्ति के स्रोत के 3 स्तर बन जाते हैं, राज्य, केंद्र और स्थानीय सरकार। इस प्रकार की सरकार को हम लोग बहुसंघात्मक सरकार कहते हैं। इस पूरी व्यवस्था को आइए हम लोग थोड़ा सुव्यवस्थित तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। आप लोग पहले इसको समझ लीजिए। तो आइए विभिन्न व्यवस्थाओं को तुलनात्मक तरीके से अलग अलग समझने का प्रयास करते हैं एक व्यवस्थित तरीके से। एकात्मक सरकार अर्थात यूनिटरी गवर्नमेंट, एकात्मक सरकार इंग्लिश में यूनिटरी गवर्नमेंट कहते हैं। मैंने बताया थी कि जब व्यक्ति के द्वारा राज्यों की स्थापना हुई तो एक संप्रभु राज्य, जो राज्य था वो संप्रभु राज्य था, तो राज्य संप्रभु राज्य को संचालित करने के लिए एक सरकार का गठन किया गया, एक सरकार का गठन किया गया तथा शासन की जो संपूर्ण शक्ति थी उसी सरकार में निहित कर दी गई। समझ पा रहे हैं आप लोग इसे कि व्यक्तियों के द्वारा राज्य का गठन किया गया, वो राज्य संप्रभु राज्य था और उस संप्रभु राज्य को संचालित करने के लिए एक सरकार का गठन किया गया और उस सरकार के अंदर शासन की संपूर्ण शक्तियां एक व्यक्ति या एक संस्था के अंदर निहित कर दी गई। इन सरकारों के सभी प्रशासकीय अधिकार, क्योंकि यहाँ पर राज्य थे, कुछ स्थानीय निकाय भी होंगे, तो वो सभी अर्थात राज्य सरकारें और उसके अधीन जो स्थानीय निकाय थे, स्थानीय सरकारें थी होती हैं, वह सभी सरकारें, तो इन सरकारों के सभी प्रकार प्रशासनिक अधिकार का स्रोत जो होगा वो संविधान नहीं होगा। इसमें जो केंद्रीय सरकार जिसकी स्थापना एक संप्रभु राज्य के द्वारा किया गया है वो यहाँ पर सर्वे सर्वा होगा और केंद्रीय सरकार जो होगी वो विभिन्न प्रकार की शक्तियों का स्रोत बन जाएगा। अर्थात इनसे सरकारों के सभी प्रशासनिक अधिकारों का स्रोत जो होगा वो संविधान नहीं होगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, वो संविधान नहीं होगा, केंद्रीय सरकार होती है तथा सभी प्रादेशिक स्थानीय सरकारें केंद्र सरकार के नियंत्रण में रहती हैं। अर्थात यहाँ पर केंद्र जो होता है वो सर्वे सर्वा होता है। यहाँ पर जो संविधान होता है वो लिखित भी हो सकता है, अलिखित भी हो सकता है। ध्यान रखने लायक चीज़ है, यहाँ पर संविधान जो है वो लचीला भी हो सकता है और कठोर भी हो सकता है। इसको आप लोग विशेष ध्यान रखेंगे। अर्थात केंद्रीय सरकार जो होती है यहाँ पर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है और केंद्रीय सरकार के अधीन ही सारी सरकारें काम करती हैं। इसके अलावा सर्वोच्च शक्ति जो होती है वो केंद्रीय सरकार के पास होती है। सर्वोच्च शक्ति अर्थात सर्वे सर्वा यहाँ पर जो होगा सर्वोच्च शक्ति जो होगी वो केंद्रीय सरकार के पास होगी। शासन संचालन जो होता है वो केंद्र सरकार के द्वारा बनाई गई व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के द्वारा संचालित किया जाता है। अर्थात यहाँ पर जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र निकाय भी हो सकती है और वो केंद्र सरकार के अधीन भी हो सकती है। यहाँ पर बहुत ही ध्यान देने वाली चीज़ है कि न्यायपालिका को यहाँ पर बहुत सारे देशों में यहाँ पर न्यायपालिका को स्वतंत्र निकाय के तौर पर नहीं देखा जाता है। तो यानी कि यहाँ पर न्यायपालिका एक स्वतंत्र निकाय भी हो सकती है। जैसे कि भारत में हम देखते हैं कि भारत में जो न्यायपालिका है वो एक स्वतंत्र निकाय है, लेकिन यहाँ पर जो न्यायपालिका स्वतंत्र निकाय नहीं भी हो सकती है और हो भी सकती है।
तो यहाँ पर शासन का संचालन, जैसे कि विभिन्न देशों में इस प्रकार की व्यवस्थाएं होती हैं कि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के द्वारा शासन का संचालन किया जाता है। शासन के 3 प्रकार के अंग हो जाते हैं ये। तो यहाँ पर भी शासन का संचालन व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के द्वारा संचालित किया जाता है। अगर हम विश्व के देशों में देखें तो ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, इटली, जर्मनी और चीन में एकात्मक सरकार की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा हम संघात्मक व्यवस्था की बात करें तो जैसा कि मैंने बताया था कि जब राज्य बड़े होने लग गए तो उनके, जब राज्य जनसंख्या के आधार पर तथा क्षेत्रफल के आधार पर बड़े होने लग गए तो उन राज्यों के संचालन करने के लिए थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था सरकारों को। तो इसके लिए एक नई व्यवस्था, एक नए मॉडल की शुरुआत की गई और उसको हम लोग फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं, अर्थात संघात्मक सरकार यहाँ पर कहा जाता है। अर्थात जब राज्य बड़े होने लग गए तो संप्रभु राज्य ने, अर्थात जो राज्य था, जो संप्रभु राज्य था, एक बड़ा राज्य जो संप्रभु राज्य के अंतर्गत आता है, तो उस संप्रभु राज्य ने अपनी शक्ति को केंद्र तथा राज्यों में वितरित कर दिया। जो उसके पास शक्ति थी उसको उसने 2 भागों में, केंद्र में और राज्य में वितरित कर दिया। तो यहाँ पर शक्ति के जो स्रोत होते हैं वो संप्रभु राज्य के द्वारा अनेक शक्तियों में वितरित कर दिया जाता है, अर्थात जिससे शक्तियों को अनेक केंद्र में तथा राज्यों में शक्तियों को वितरित कर दिया गया। और इस तरीके से हम देखते हैं कि संघात्मक सरकार में शक्ति के विभिन्न प्रकार के स्रोत हो जाते हैं, अर्थात अनेक स्रोत हो जाते हैं। एक स्रोत जो केंद्र के पास होगा तथा दूसरा राज्यों को दी गई शक्ति जो होती है उसे प्राप्त हो जाती है। और इन शक्तियों का जो बंटवारा होता है तो जरूरी है, क्योंकि शक्तियों का बंटवारा किया जा रहा है तो केंद्र के पास किस प्रकार की शक्ति होगी और किस प्रकार की शक्तियां राज्य सरकारों को दी जाएंगी। तो जब यहाँ पर शक्ति के बंटवारे की बात होती है, यानी कि संप्रभु राज्य जो अपनी शक्तियों का बंटवारा कर रहा है तो वो बंटवारा किस आधार पर करेगा, इसके लिए जरूरी हो जाता है कि वहां पर क्या हो जाएगा, वहाँ पर एक संविधान की जरूरत पड़ेगी, अर्थात वहाँ पर एक लिखित संविधान होगा। तो जो संविधान, जो संप्रभु राज्य शक्तियों का बंटवारा कर रहा है वो एक संविधान के माध्यम से, अर्थात लिखित संविधान तथा कठोर संविधान के माध्यम से शक्तियों का यहाँ पर बंटवारा कर दिया जाता है। यह जो व्यवस्था बनाई गई है, यह व्यवस्था, इसमें एकात्मक और इधर परिसंघात्मक, जिसे फेडरल गवर्नमेंट कहा जाता है, तो इन दोनों के बीच की अगर हम कड़ी को देखें तो वो संघात्मक सरकार होती है। अर्थात यहाँ पर क्या हो जाएगा कि व्यवस्था एकात्मक तथा परिसंघात्मक के बीच की व्यवस्था होती है। समझ पा रहे हैं आप लोग इसे? शक्तियों का जो बंटवारा होगा, मैंने बताया कि शक्तियों का जब बंटवारा किया जाता है तो उसमें कुछ दिक्कतें आती हैं, तो उसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना आए, कोई समस्या ना आए, उस समस्या के निवारण के लिए यहाँ पर एक लिखित तथा कठोर संविधान की व्यवस्था करनी पड़ती है। तो अगर हम देखें तो यानी कि संघात्मक व्यवस्था के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण जो चीज होती है वहाँ पर शक्तियों के बंटवारा के लिए एक लिखित तथा कठोर संविधान की आवश्यकता होती है, तथा दोनों सरकारों को जो शक्ति का स्रोत मिल रहा है वो किसके द्वारा मिल रहा है, संविधान के द्वारा मिल रहा है। अर्थात दोनों सरकारों को शक्ति का जो स्रोत है, दोनों सरकारों को जो शक्ति का स्रोत हो रहा है वो एक संविधान के माध्यम से उनको दिया जाता है। अगर हम संघात्मक सरकार की विशेषताओं पर बात करें तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर एक संप्रभु सरकार के द्वारा शक्ति का विभाजन किया जा रहा है। तो सबसे पहली विशेषता इसकी होती है कि इसमें शक्तियों का विभाजन कर दिया जाता है, तथा इसके अलावा यहाँ पर 2 प्रकार की सरकारें हो जाती हैं, एक राज्य सरकार और दूसरी केंद्र सरकार। अर्थात यहाँ पर द्वैध शासन की शुरुआत की जाती है, द्वैध सरकार की स्थापना की जाती है, अर्थात यहाँ पे ड्यूल गवर्नमेंट की स्थापना कर दी जाती है। इसके अलावा यहाँ पर संविधान का होना बहुत जरूरी होता है, और वह संविधान भी कैसा होना चाहिए, एक लिखित संविधान होना चाहिए और कठोर संविधान होना चाहिए, जिससे आसानी से नहीं बदला जा सके। तो भारत में आप देखते हैं कि भारत का जो संविधान है वो एक लिखित संविधान है और कठोर संविधान है। जो आर्टिकल 368 में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया दी गई है उसमें कठोर संविधान की व्यवस्था बनाया गया है ताकि उसे आसानी से परिवर्तित ना किया जा सके, आसानी से उसे बदला ना जा सके। इसके अलावा यहाँ पर बहुत ज़्यादा जरूरी होती है कि चूंकि केंद्र में और राज्यों में शक्तियों का बंटवारा किया जाता है तो उसमें विवाद होना अनिवार्य है, संभव हो जाता है। तो उस विवाद को निपटाने के लिए एक सर्वोच्च न्यायालय की यहाँ पर स्थापना करनी पड़ती है। सर्वोच्च न्यायालय यहाँ पर एक स्वतंत्र निकाय के तौर पर यहाँ पर काम करता है, और सर्वोच्च न्यायालय जो होता है अर्थात न्यायपालिका जो होती है वो कार्यपालिका और व्यवस्थापिका से यहाँ पर अलग रखा जाता है, और इस तरीके से न्यायालय को यहाँ पर न्यायिक पुनरीक्षण अर्थात न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त हो जाती है।
इसके अलावा दोनों सरकारें अपना स्वतंत्र अधिकार रखती हैं, अर्थात जो राज्य सरकार है वो अपना अलग काम करेंगी, जो केंद्र सरकार है वो अपना अलग काम करेंगी। तो दोनों सरकारों को यहाँ पर अलग अलग अधिकार प्राप्त कर दिया जाता है और दोनों सरकारों को संविधान के द्वारा अधिकार दे दिया जाता है। इसके अलावा जो नागरिक होंगे, अगर नागरिकों की हम बात करें तो नागरिक जो होंगे वो दोनों सरकारों के प्रति अपनी निष्ठा रखते हैं और ऐसी सरकार को अगर हम देखें तो भारत में, अमेरिका, कनाडा, स्विट्जरलैंड में, इन तमाम देशों में संघात्मक व्यवस्था को अपनाया गया है। इसके अलावा अगर हम कौन फेडरल गवर्नमेंट की बात करें, परिसंघात्मक सरकार की बात की जाए तो मैंने बताया कि जो यूनिटरी गवर्नमेंट है अर्थात जो एकात्मक सरकार है उसके ठीक विपरीत अगर व्यवस्था की बात की जाए, उसके ठीक विपरीत व्यवस्था अगर कोई होती है तो वो परिसंघात्मक व्यवस्था होती है। कौन फेडरल गवर्नमेंट होती है? यह व्यवस्था एकात्मक सरकार के बिल्कुल विपरीत व्यवस्था होती है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि यहाँ पर मैंने क्या बताया कि यहाँ पर एक संप्रभु राज्य होगा, अपने राज्य को संचालित करने के लिए एक केंद्रीय सरकार की स्थापना करेगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर कुछ राज्य होंगे जो बड़े राज्य होंगे, तो वे राज्य एक समझौता करेंगे और उस समझौते के माध्यम से एक केंद्रीय सरकार की स्थापना की जाएगी और यहाँ पर जो केंद्रीय सरकार होती है वो एकात्मक सरकार की तरह मजबूत नहीं होती है। यहाँ पर जो केंद्रीय सरकार की स्थापना की जाती है वो राज्यों के अधीन रह करके काम करने जैसी हो जाती है। तो इस प्रकार की व्यवस्था, अर्थात यहाँ पर राज्यों के एक समझौते के माध्यम से, कुछ राज्यों के समझौते के माध्यम से, समझौते के तहत केंद्रीय सरकार की यहाँ पर स्थापना कर दी जाती है। इस सरकार को हम लोग क्या कहेंगे? परिसंघात्मक व्यवस्था कहा जाएगा, परिसंघात्मक सरकार कहा जाएगा। इस व्यवस्था के तहत राज्य अपने कुछ अधिकार जो होंगे, राज्य जो होते हैं अपने कुछ अधिकार जो होते हैं वो केंद्र सरकार को दे देते हैं तथा अवशिष्ट शक्तियां वो राज्यों में निहित होती है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? अवशिष्ट शक्तियां जो होती हैं वो केंद्र के पास होती हैं और यहाँ पर अवशिष्ट शक्तियां किसके पास होंगी? राज्य के पास होंगी। और ये अवशिष्ट शक्तियां और तथा तमाम इस प्रकार की चीजें ये बताती हैं कि यहाँ पर जो केंद्रीय सरकार है थोड़ी सी कमजोर हो जाती है और यहाँ पर केंद्रीय सरकार जो होती है वो थोड़ा सा मजबूत होती है। अर्थात अवशिष्ट शक्तियां यहाँ पर राज्य में निहित होता है। ये प्रमाणित करता है कि यहाँ पर जो राज्य है वो ज्यादा शक्तिशाली है। यहाँ पर राज्य जो होते हैं वो स्वतंत्र निकाय होते हैं। यहाँ पर क्या बताया गया कि राज्य के द्वारा एक छोटा सा राज्य होगा, उस राज्य को संचालित करने के लिए केंद्रीय सरकार की स्थापना की जाएगी और वो राज्य जो होगा, जो वहां पर सरकार बनाई जाएगी, तो केंद्रीय सरकार जो होगी वो संप्रभु सरकार होगी और वहां पर राज्य को यह अधिकार नहीं प्राप्त होगा कि वो अपने संघ से बाहर हो जाए। संघात्मक सरकार में भी इस प्रकार की व्यवस्था होती है कि यहाँ पर राज्य जो होती हैं वो अपने संघ से बाहर नहीं हो सकती हैं। लेकिन अगर हम परिसंघात्मक व्यवस्था की बात करें तो यार यहाँ पर राज्य जो होता है एक स्वतंत्र निकाय होता है। राज्य जो होते हैं वहाँ पर एक स्वतंत्र निकाय के तौर पर काम करते हैं, अर्थात वो अपने संघ से बाहर भी हो सकते हैं तथा केंद्र का नियंत्रण राज्यों पर यहाँ पर नहीं होता है। यानी केंद्र जो होता है वो राज्य के नियंत्रण में नहीं होकर के केंद्र जो होगा उनका नियंत्रण राज्य पर नहीं होगा, राज्य का नियंत्रण केंद्र पर होगा। यहाँ पर थोड़ा सा उल्टी व्यवस्था हो जाती है। मैंने बताया था कि एकात्मक व्यवस्था के ठीक विपरीत अगर कोई व्यवस्था है तो वो परिसंघात्मक व्यवस्था है। आप अमेरिका की व्यवस्था को देख सकते हैं और इसके साथ साथ आप रूस की व्यवस्था, आपने याद होगा सोवियत संघ रूस, जिसमें राज्यों को यह अधिकार प्राप्त था कि वो अपने संघ से अलग हो सकते हैं। और इस तरीके से हम देखते हैं कि सोवियत संघ रूस का विखंडन होता है और वो विभिन्न प्रकार के अलग अलग स्वतंत्र देशों में उनका निर्माण हो जाता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि यहाँ पर राज्य जो है वो अपना एक स्वतंत्र निकाय रखते हैं, वो अपने संघ से बाहर हो जाते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो संघात्मक व्यवस्था है, संघात्मक सरकार जो होती है इसके फिर से दो वर्ग हो जाते हैं। इसमें कुछ जगहों पे अर्ध संघात्मक सरकार देखने को प्राप्त होती है और कुछ जगहों पे बहुसंघात्मक व्यवस्था प्राप्त होती है। आप इसे एक बार अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग संघात्मक जो सरकार है इसके अलग अलग रूपों पर बात करते हैं। संघात्मक सरकार जिसमें केंद्र और राज्य दोनों को समान शक्तियां दी गई होती हैं, इसके वर्तमान में दो रूप हमें देखने को मिलते हैं। अर्ध संघात्मक सरकार क्वासी फेडरल गवर्नमेंट तथा बहुसंघात्मक सरकार अर्थात पॉली फेडरल गवर्नमेंट। अगर हम अर्ध संघात्मक की बात करें तो इसमें मैंने बताया कि संघात्मक व्यवस्था में राज्य और केंद्र दोनों को समान अधिकार दिए गए होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि इस देश के संविधान का निर्माण विषम परिस्थितियों में हुआ होता है। इसको समझने का प्रयास करिए। जैसे कि अगर हम भारत की बात करें तो जिस समय संविधान सभा के द्वारा भारत के संविधान का निर्माण किया जा रहा था
वो एक विषम परिस्थिति रही थी। जैसे कि विभिन्न प्रकार की जो देशी रियासतें थी उनको भारतीय संघ में उनके विलय करने की समस्या रही, भाषा से संबंधित समस्या रही। इसके अलावा एक सरकार जो कि अंतरिम सरकार के तौर पर काम कर रही थी उसको बनाने की समस्या, भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, कुछ देश कुछ लोग पाकिस्तान को जा रहे थे, कुछ लोग उधर से इधर आ रहे थे, अर्थात एक बहुत विषम परिस्थिति रही थी। ऐसे में सरकार ये चाहती थी कि हम एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण करें कि अगर देश में कोई विषम परिस्थिति आती है या उस समय की भी वर्तमान परिस्थिति को भी देखें तो ऐसा संविधान बनाना चाहते थे जिससे कि देश को आगे की तरफ अच्छी तरीके से चलाया जा सके और ये व्यवस्था इस तरीके की ना हो जिससे कि कोई दिक्कत खड़ी हो जाए या कोई नई समस्या उससे खड़ी हो जाए। तो इसके लिए एक नई व्यवस्था को अपनाया गया जिसे अर्ध संघात्मक सरकार के तौर पर जाना जा सकता है। संघात्मक होने के साथ साथ, अर्थात संघात्मक तो था ही, यानी कि केंद्र और राज्यों की यहाँ पर शक्तियां तो बांटी गई थी, लेकिन कि संघात्मक होने के साथ साथ एक ऐसी व्यवस्था की जब देश में विषम परिस्थिति आए तो देश की जो सरकार है वो कैसी हो जाए, एकात्मक सरकार में बदल जाए। देश की जो सरकार है वो एकात्मक सरकार में बदल जाए। भारत इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण बन सकता है। आप देखते होंगे कि भारत में जैसे कि राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, उस स्थिति में जब देश में आपातकाल की स्थिति होती है उस स्थिति में तो ये विभिन्न प्रकार की स्थितियां देश में आती हैं कि उस स्थिति में देश की जो सरकार होती है वो एकात्मक हो जाती है। इसके अलावा आप देखते हैं कि जो सातवीं अनुसूची के अंतर्गत जो 3 प्रकार के जो सूची बनाए गए हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, केंद्र, राज्य और समवर्ती, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, जो यहाँ पर 3 प्रकार की सूचियां बनाई गई हैं। केंद्र सूची पर जो कानून बनाने का अधिकार है वो केंद्र को दिया गया तथा राज्य सूची के विषय पर जो कानून है वो राज्य सरकार को दिया गया तथा जिस पर जो दोनों में शामिल नहीं किए गए थे उनमें समवर्ती सूची को अधिकार दिया गया कि उस पर जो दोनों में शामिल नहीं किया गया उसे समवर्ती सूची में शामिल किया गया और ये समवर्ती सूची जो है ये केंद्र के अधीन कर दिया गया था। इसके अलावा आप अच्छी तरीके से जानते होंगे कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 249 जो है इसमें क्या कहा गया है कि अगर राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से पारित कर दे कि राज्य सूची के अंतर्गत आने वाला कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का है तो उस पर भी केंद्र सरकार कानून बना सकती है। इसके अलावा आर्टिकल 352, 356, 360 ये कुछ विषम परिस्थितियां हैं। आर्टिकल जो राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति है आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं इसमें। तो ये तमाम प्रकार की स्थितियां आप देखते हैं कि ऐसी स्थिति में भारत की जो सरकार है वो एकात्मक सरकार हो जाती है, अर्थात संघात्मक ना रह करके वहां पर एकात्मक में वो बदल जाती है। तो इस प्रकार की अगर कोई व्यवस्था यहाँ पर बनाई जाती है जिसमें संघात्मक होने के साथ साथ एकात्मकता के भी गुण मौजूद होते हैं, इस प्रकार की सरकार को हम लोग अर्ध संघात्मक सरकार तत्व केसी फेडरल गवर्नमेंट के तौर पर देखते हैं। इसी वजह से जो केसी व्हीलर महोदय रहे थे इन्होंने भारतीय व्यवस्था को अर्ध संघात्मक कहा था। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा भी जाता है कि केसी व्हीलर ने भारतीय व्यवस्था को क्या कहा है या अर्ध संघात्मक जो शब्द इन्होंने दिया था केसी व्हीलर ने। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण चीज है कि केसी व्हीलर ने जो संघात्मक सरकार यहाँ पर जो रही थी, यानी कि यहाँ पर जो 2 प्रकार की सरकार बनी थी, एक जो राज्य की सरकारें होंगी और दूसरा यहाँ पर जो सरकार बनाई गई थी वो केंद्र की सरकार यहाँ पर बनती है और दोनों को बराबर बराबर अधिकार दिया गया है। तो केसी व्हीलर ने ही जो राज्य की सरकारें थी संघात्मक व्यवस्था में, ध्यान रखिएगा, संघात्मक व्यवस्था में जो राज्य की सरकार होगी उसको इन्होंने प्रादेशिक सरकार कहा है, प्रादेशिक सरकार कहा है तथा केंद्रीय जो सरकार रही है उसको उन्होंने सामान्य सरकार की संज्ञा दी है। इन्होंने इसको सामान्य सरकार की संज्ञा यहां पर इन्होंने दी है। किन्होंने दी है? केसी व्हीलर ने। केसी व्हीलर जो रहे थे उन्होंने संघात्मक सरकार में जो 2 प्रकार की सरकारें जिसको बराबर बराबर अधिकार दिया गया है उसमें राज्य को उन्होंने प्रादेशिक सरकार तथा केंद्र को सामान्य सरकार के तौर पर कहा है। लेकिन इन्होंने ही जहां पर दोनों सरकारों का अर्थात एकात्मकता भी गुण मौजूद हो, अर्थात जब देश में विषम परिस्थिति आएगी तो देश एकात्मक हो जाता है और नॉर्मल कंडीशन में अर्थात सामान्य स्थिति में देश जो होगा वो संघात्मक व्यवस्था के तौर पर काम करेगा, संघात्मक व्यवस्था वहां पर मौजूद होगी। तो इस प्रकार की व्यवस्था को इन्होंने अर्ध संघात्मक शब्द के तौर पर, यह अर्ध संघात्मक शब्द का यहां पर इन्होंने प्रयोग किया है। इसके अलावा एक नई व्यवस्था आजकल विश्व में देखने को मिल रही है
कि यहाँ पे दो सरकारें अर्थात राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों अपनी शक्तियां जो प्राप्त कर रही थी वो संविधान से प्राप्त कर रही हैं, लेकिन उसी संविधान के द्वारा एक तीसरी प्रकार की शक्ति जिसे स्थानीय सरकार के तौर पर हम देखते हैं, तो स्थानीय सरकारों को भी जहां पर मान्यता दे दी जाती है। आपको बताया गया कि जो 73वां और 74वां संविधान संशोधन हुआ था उसके द्वारा नगर निकाय की स्थापना की गई और ग्राम पंचायतों की स्थापना की गई, पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई, उसको एक संवैधानिक दर्जा दिया गया था। तो इस प्रकार के जो देश होते हैं उसे हम लोग पॉलीफेडरल गवर्नमेंट के तौर पर देखते हैं, अर्थात इसके अंतर्गत शक्तियों के जो स्रोत होते हैं वो कई स्तर पर विभाजित हो जाते हैं। इसमें एक केंद्र सरकार होती है और एक राज्य सरकार होती है, तथा उस राज्य के अधीन जो जिले हैं उन जिलों की सरकारों को भी अलग बना दिया जाता है और उस प्रकार की सरकार को जिला पंचायत, ग्राम पंचायत और ब्लॉक पंचायत में विभाजित कर दिया जाता है, अर्थात वहाँ पर एक स्थानीय निकाय भी अपना स्वतंत्र निकाय के तौर पर काम करती है। इस तरीके के देशों को अगर हम देखें तो ब्राजील, अर्जेंटीना, नाइजीरिया, दक्षिण अफ्रीका तथा भारत में इस समय इस प्रकार की व्यवस्था देखने को मिलती है। तो इस प्रकार की अगर कोई व्यवस्था होती है तो तुम लोग बहुसंघात्मक व्यवस्था अर्थात फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये जो सभी प्रकार रहे हैं सरकार के विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं जो देखी गई हैं उसको समझने में काफ़ी आसानी रही होगी, और अगर आप लोगों को इसमें कोई दिक्कत आई होगी, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको समझ में नहीं आया होगा, उसे आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में करके हमसे पूछ लीजिए ताकि उसे अगले वीडियो में समझाया जा सके। इसके बाद हम लोग इसी सीरीज में अर्थात इंडियन पॉलिटी की ही सीरीज में एक नए वीडियो के साथ आपसे मिलेंगे। जिन लोगों ने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के बटन पर क्लिक कर लें ताकि जब भी कोई वीडियो हम अपलोड करें तो उसकी सूचना आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।